तो चलिए आज शुरू करने वाले हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्लास 10 का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है सीबीएसई और एनसीईआरटी के लिए। दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर वट एवर वी आर गोइंग टू स्टडी। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इसका हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मतलब इसमें हम लोग डिटेल में जानेंगे कि ये जो नेशनलिज्म इन इंडिया ये कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है, एग्जैक्टली इसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या मेन इवेंट हुए, उसके बारे में हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में जानेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और ये इसका पार्ट वन है। दिस इज पार्ट वन। ये 2 या 3 पार्ट में या हो सकता है 4 पार्ट में टोटल कवर करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा चैप्टर है। और लंबा चैप्टर है तो आई विल वी विल डिस्कस इन अ डिटेल अबाउट दिस पार्टिकुलर चैप्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कॉमन एनिमी। देखिए, जो भी इंडियंस था, ऑल द मीन्स इंडियंस, ठीक है, वी हैड कॉमन एनिमी एंड दैट वाज ब्रिटेन। अब ब्रिटेन जो है इंडिया पर कब्जा किए हुए था, तो डेफिनेटली जो इंडियन लोग था उसके लिए कॉमन, ठीक है, एनिमी क्या था? सारे इंडियंस लोगों के लिए कॉमन एनिमी क्या था? वो ब्रिटिश ही था, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो इंट्रोडक्शन हम लोग देखने वाले हैं, पथ ऑफ यूनिफाइड रेजिस्टेंस। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि महात्मा गांधी के आने के बाद एक्चुअल में जो हम लोग का जो नेशनल मूवमेंट था वो किस तरह से आगे बढ़ा और कैसे जो मतलब जो रेजिस्टेंस था या जो प्रोटेस्ट था वो इंडिया में यूनिफाइड हुआ, वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे पहला पॉइंट में दिया हुआ है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ऑपरेशन यूनाइट्स अस। देखिए, जितने भी इंडियन लोग थे, ठीक है, वो लोग सारे यूनाइट थे, ठीक है। एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दिस इज अ वर्ड विच इज ऑलवेज यूज्ड। व्हाई दिस इज यूज्ड? यू कैन सी द पिक्चर। ये पिक्चर देखिए आप। तो ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग रिलीजन के लोग, ठीक है, अलग अलग उसका जो लैंग्वेज है, उसका जो कल्चर है, ऑल द कल्चर एंड देयर लैंग्वेज दैट इज डिफरेंट। और सारे कल्चर और लैंग्वेज अलग होने के बाद भी हम लोग क्या है, यूनाइटेड है, ठीक है। व्हाई वी वेयर यूनाइटेड ऑन दैट टाइम, ठीक है, ऑन द टाइम ऑफ ब्रिटिश, बिकॉज ब्रिटिश दे वेयर ऑपरेसिंग ऑन अस। वो लोग क्या कर रहा था, हम लोग को सप्रेस कर रहा था। तो डेफिनेटली हम लोग अलग अलग रिलीजन, अलग अलग लैंग्वेज और अलग अलग कल्चर होने के बावजूद भी वी वेयर मीन्स यूनाइटेड, एंड आवर कॉमन एनिमी दैट वाज ब्रिटेन, ओके, और ब्रिटिश पीपल, दे वेयर द कॉमन एनिमी। इसके अलावा हम लोग इसमें ये भी जानेंगे कि जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, सो देयर लीडर, हाउ देयर लीडर बेसिकली मीन्स यूनाइटेड द पीपल ऑफ इंडिया to did means protest against the British. So their role also we will learn in this chapter. एंड एज यू नो, जैसा कि आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी, दिस पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1885 बाय ए ओ ह्यूम। सो ए ओ ह्यूम had established this political party, and later lots of Indian leader and intellectuals, they became part of कांग्रेस पार्टी। तो वो कांग्रेस पार्टी का पार्ट बन गया। तो ये भी हम लोग जानेंगे कि जो कांग्रेस लीडर था उन लोग का क्या रोल था मतलब इंडिया को यूनिफाई करने में, ठीक है। इसके अलावा गांधीज लीडरशिप, ये जो बेसिकली चैप्टर है, इन दिस चैप्टर वी विल नो व्हाट वाज द रोल ऑफ गांधी जी इन द nationalism or to rise nationalism among the people, in which we will also know that many movement that was started by Gandhi ji. So that all we will learn in this chapter. यहाँ पर देखिए पहला एक चीज दिया हुआ है जिसमें बताया गया है आपका नन कॉपरेशन मूवमेंट which was started by गांधी जी डेफिनेटली इन 1920 एंड ended in 1922। इसमें हम लोग देखेंगे कि गांधी जी ने जो नन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, तो उस मूवमेंट में गांधी जी ने क्या किया, सारे लोग जो जितने भी इंडियन लोग थे, ठीक है, सारे लोग सपोर्ट करने लगे गांधी और गांधी के लीडरशिप को। तो जितने भी इंटेलेक्चुअल थे, अनएडुकेटेड थे, पीजेंट्स, वर्कर,
लॉयर, स्टूडेंट, एवरीबॉडी स्टार्टेड सपोर्टिंग गांधी जी। तो गांधी जी को सपोर्ट करने लगा। सो वट एवर द टाइटल्स, ठीक है, जो भी टाइटल्स इंडियंस को दिया गया था, वो लोग सारा क्या किया, गिव अप गवर्नमेंट टाइटल्स, वो लोग गवर्नमेंट टाइटल को गिव अप कर दिया, छोड़ दिया। ब्रिटिश गुड्स और सर्विसेज को बॉयकॉट किया जाने लगा। और ये सब सारा इससे क्या हुआ, नेशनल यूनिटी जो है स्ट्रेंथन हुआ। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हुआ था। और आगे हम लोग देखेंगे कि ये एक्चुअल में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया गया। तो ये सब सारा हम लोग आगे पार्ट पार्ट 2 या 3 में इसको हम लोग देखेंगे। बस यहाँ पर इंट्रोडक्शन के तौर पर बताया जा रहा है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है दैट वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी इन 1920 एंड इंडियन इन 1922। इसके अलावा फिर गांधी जी एक और मूवमेंट स्टार्ट किए थे और उस मूवमेंट का नाम था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930। तो ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसमें उन्होंने मतलब जो नमक कानून था, ठीक है, उसको ब्रोक किया, तोड़ा। फिर टैक्स जो इंक्रीज कर दिया गया था उसके खिलाफ गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया। और लोगों का वाइड स्केल पर या लार्ज स्केल पर लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। तो ये सब सारा हम लोग ये सब चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। उस तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला स्लाइड है उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि गांधी जी के द्वारा क्या क्या किया गया था। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग देखते हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत मूवमेंट एंड अदर नॉन कॉपरेशन, ठीक है। तो हम लोग इसमें हम लोग जानेंगे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। फिर हम लोग आगे देखेंगे खिलाफत मूवमेंट के बारे में, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हाउ दिस वाज एक्चुअली स्टार्टेड बाय गांधी जी। सो दिस ऑल वी विल नो। तो जैसा कि आपको पता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, फर्स्ट वर्ल्ड वार दैट स्टार्टेड इन 1914 और वो 1918 तक हुआ था। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार जब स्टार्ट हुआ तो उसमें ब्रिटिश लोग क्या थे, वो लोग पार्टिसिपेट किया फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में कोई भी कंट्री जब वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट करता है तो नो डाउट क्या होता है कि उसका जो डिफेंस जो एक्सपेंडिचर होता है वो बढ़ जाता है। तो ब्रिटिश लोग का डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा और जिससे वो लोग क्या किया, टैक्सेशन को भी इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पर आप देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि जो कस्टम ड्यूटीज था दैट वाज इंक्रीज्ड, इनकम टैक्स and other taxes, all type of taxes, those were basically doubled by the British. Why? Because British were means they had participated in the first world war। वो लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किया था और उसके लिए क्या हुआ, उसका डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर था इंक्रीज हो गया। अब गवर्नमेंट जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर उसका जो इंक्रीज होगा तो वो पैसा कहाँ से लाएगा। उसके लिए गवर्नमेंट क्या किया, सिंपल तरीका अपनाया कि जो जो भी मतलब टैक्सेस लिया जाता था इंडियन लोगों से उसको इंक्रीज कर दिया गया। अब डेफिनेटली जो टैक्सेस ऑल ओवर इंडिया में इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है, तो पूरे इंडिया में जब इंक्रीज हो गया टैक्सेस तो उसका इम्पैक्ट तो कुछ ना कुछ तो पड़ेगा ही। द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो पहला इम्पैक्ट ये पड़ा, प्राइस राइज ऑफ एसेंशियल गुड्स। तो ब्रिटिश लोग क्या किया था, ब्रिटिश पीपल दे हैड बेसिकली इंक्रीज्ड ऑल काइंड ऑफ टैक्सेस इन इंडिया। तो जितना भी तरह का टैक्सेस था सबको इंक्रीज कर दिया। तो सारा टैक्सेस जब इंक्रीज हो गया, और ये टैक्सेस कब से कब इंक्रीज किया गया, प्राइस डबल्ड बिटवीन बिटवीन 1913 टू 18। तो ये जो 1913 से 18 के बीच में जो टैक्सेस था वो उसको इंक्रीज कर दिया गया। इससे क्या हुआ, हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल। दैट मीन्स अब जो टैक्सेस इंक्रीज कर दिया गया, विशेष करके जो एसेंशियल गुड्स था जिसमें आपका ब्रेड वगैरह आता है और और भी कोई एसेंशियल गुड्स जिसमें मेडिसिन वगैरह भी आता है और जो भी इडेबल थिंग्स था वो सब सारा चीज का प्राइस को इंक्रीज कर दिया गया। अब वो सब का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो डेफिनेटली जो कॉमन पीपल है मींस द पुअर पीपल, okay, so they started facing problem। Why? Because they had no enough money to purchase the means essential commodities, they were not able to buy the essential commodities, so that was a very bad situation for the poor people। ठीक है, तो ये सारा चीज हो गया। उसके बाद उसी बीच क्या हुआ था कि क्रॉप्स फेल्यूर एंड इपिडेमिक।
देखिए क्रॉप्स फेल्यूर क्या हुआ कि उसी समय मानसून का कुछ, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन जो एग्रीकल्चर है दैट डिपेंड ऑन मानसून। तो मानसून पर डिपेंड कर रहा है, तो मानसून वगैरह उस समय ठीक से मतलब आया नहीं, जिसका क्या रिजल्ट क्या हुआ, क्रॉप्स का फेल्यूर हो गया। क्रॉस क्रॉप्स का फेल्यूर हुआ, ठीक है। इससे क्या हुआ, सिवियर फूड शॉर्टेज, सिवियर फूड शॉर्टेज इन 1918 के बीच में, ठीक है। फूड का एक शॉर्टेज हो गया। एक तो पहले से ही प्राइजेस वगैरह इंक्रीज किया हुआ था टैक्स के कारण, तो एसेंशियल कमोडिटीज का प्राइस इंक्रीज हो गया था। ऊपर से आप सोचिए फूड का भी शॉर्टेज हो गया, तो ऐसे में प्राइस और ज्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है। और इसके साथ ही साथ, ठीक है, उस समय में एक इन्फ्लुएंजा या एक बीमारी फैल गया था, ठीक है, जिसको एपिडेमिक बोला जाता है। एपिडेमिक एक्चुअली में क्या होता है, टू टर्म यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, दो गो टर्म समझिए, एक होता है एपिडेमिक और एक होता है पेंडेमिक। अगर कोई बीमारी कोई खास प्लेस तक फैलता है या लिमिटेड रहता है, तो उस बीमारी को एपिडेमिक कहा जाता है। उसके बाद अगर वो बीमारी धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाता है, तो वो पेंडेमिक बन जाता है। जस्ट लाइक टेक एन एग्जांपल ऑफ कोरोना वायरस। So earlier coronavirus was a pandemic, but gradually they started increasing and they became pandemic। तो इस तरह का चीज हुआ। तो इंडिया में उस समय, ठीक है, पेंडेमिक हो गया। और ये पेंडेमिक जो था उसका नाम था इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन विच मिलियंस ऑफ पीपल वेयर किल्ड। तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो इस तरह का पूरा सिचुएशन हो गया था। तो इस तरह का पूरा सिचुएशन हो गया था इंडिया में, और ये काफी ज्यादा बैड सिचुएशन था। तो ये बैड सिचुएशन के कारण, ठीक है, इन्फ्लुएंजा पूरा फैल गया, और पूरा जो आपका इंडिया था उसमें सिचुएशन बहुत ही खराब हो गया। क्या क्या खराब हुआ, तो पहले तो प्राइस राइज हुआ, तो उसके कारण लोगों को काफी परेशानी हुआ। तो उसके बाद क्रॉप्स फेल्यूर हो गया, एपिडेमिक आ गया। तो ये सब सारा रीजन के कारण क्या हुआ, इंडियन को काफी ज्यादा परेशानी होने लगा, ठीक है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये ग्राउंड तैयार किया, ठीक है, नेशनल यूनिटी के लिए। क्योंकि अब सबका प्रॉब्लम लगभग एक था। ऊपर से गवर्नमेंट को टैक्स कम करना चाहिए था, लेकिन वो लोग क्या किया, ठीक है, वो लोग टैक्स भी इंक्रीज कर दिया था। तो ये सब सारा सिचुएशन के कारण क्या हुआ, ठीक है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा लोगों को। इसके बाद देखते हैं, तो उसके बाद आगे देखते हैं क्या हुआ। अब जाहिर सी बात है, अगर इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा जहां पर पहले से पेंडेमिक लाइक सिचुएशन है, प्राइस राइज है, तो ऐसे में सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो गया। और इंडियंस लोग क्या करने लगा, दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। तो वो जो प्रोटेस्ट इंडियन लोग था वो प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया अर्बन एरिया, ठीक है, अर्बन एरिया में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। तो जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तो उसमें स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट किया। स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल को वो छोड़ दिया। टीचर्स रिजाइंड, ठीक है, लॉयर स्टॉप्ड गोइंग कोर्ट्स एंड वर्किंग इन द कोर्ट। पीपल स्टार्टेड बायकॉटिंग means foreign clothes, okay। So these all methods were done by basically people। ये सब सारा चीज किया गया लोगों के द्वारा, ठीक है। ये सारा चीज किया जा रहा, ये सब सारा चीज किया जा रहा था, ठीक है। ये प्रोटेस्ट का करने का एक तरीका था इंडियन लोगों का। तो दे वेयर डूइंग प्रोटेस्ट, ठीक है। तो इसके अलावा क्या हुआ, तो ये सारा जो स्टेप लिया गया इंडियन लोगों के द्वारा, तो प्रोटेस्ट काफी ज्यादा बढ़ा, ठीक है। और प्रोटेस्ट बढ़ा, धीरे धीरे नेशनल यूनिटी भी बढ़ा, क्योंकि सबका एक ही प्रॉब्लम था, ठीक है। अब चूंकि फॉरेन जो क्लोथ्स था उसका मतलब उसको खरीदना और उसको यूज करना लोगों ने बायकॉट कर दिया, तो डेफिनेटली जो इंडियन टेक्सटाइल था और इंडियन जो प्रोडक्ट था उसका जो मतलब प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हुआ, ठीक है, वो इंक्रीज हुआ। और फॉरेन क्लोथ्स का जो मतलब उसका यूजेबिलिटी था और उसका जो क्वांटिटी था इंडियन मार्केट में वो रिड्यूस हुआ, ठीक है। तो ये सब सारा चीज हुआ, लेकिन प्रोटेस्ट चल ही रहा था, चल ही रहा था, लेकिन कोई सोल्यूशन निकल ही नहीं रहा था। अब डेफिनेटली कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है, तो अब क्या कर सकता है लोग। तो धीरे धीरे वो लोग क्या हुआ, प्रोटेस्ट से वो धीरे धीरे फिर वापस मतलब वो मूवमेंट स्लो डाउन होने लगा। पहले मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट स्टार्ट होता है तो वो
काफी ज्यादा मतलब पीक पर होता है। तो ये स्टार्ट तो हुआ था प्रॉपरली, लेकिन फिर क्या होने लगा, वो स्लो डाउन होने लगा। अब जब वो स्लो डाउन होने लगा तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, स्लो डाउन होने लगा तो पहले तो लोग जो है अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूट्स नॉट वेल डेवलप्ड। अब जैसा कि बोले स्टूडेंट लोग क्या किया, गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ दिया। तो गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ दिया तो उसके बाद वो जो प्राइवेट या जो इंडियन स्कूल्स था वो वेल डेवलप नहीं था। वेल डेवलप नहीं था तो लोग उसको भी मतलब अफोर्ड नहीं कर पाए या उसको वहां पर भी वो छोड़ दिए। ठीक है, अब फिर वो दे स्टार्टेड अगेन रिटर्निंग फ्रॉम द सेम ब्रिटिश स्कूल। वो लोग ब्रिटिश स्कूल फिर से वापस ज्वाइन कर लिया, फिर से वो जाने लगा। इसके अलावा फिर और क्या हुआ, इसके अलावा ये भी हुआ कि बहुत सारे, जैसा कि हम बोले, बहुत सारे स्टूडेंट था, लॉयर था, वो लोग अपना काम पर वापस आ गया। ठीक है, क्योंकि मूवमेंट क्या हो गया था, मूवमेंट स्लो डाउन हो गया, तो वो वापस फिर से, ठीक है, हो गया। इसके अलावा और क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसके अलावा इसका रिजल्ट ये भी हुआ कि जो इंडियन लोग क्या किया था, ब्रिटिश गुड्स को बायकॉट किया था। लेकिन वो इंडियन गुड्स में शिफ्ट तो हुआ, लेकिन इंडियन गुड्स जो आपका विशेष करके खादी था, दैट वाज वेरी एक्सपेंसिव। और वो एक्सपेंसिव था तो बहुत सारे पुअर लोग, दे कुड नॉट अफोर्ड, वो लोग कुछ अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो ये लोग फिर से क्या किया, वो लोग फिर से फॉरेन क्लोथ्स की तरफ ही मूव कर गया। तो ये सिचुएशन आपका हो गया था। तो गांधी जी का तो मतलब प्रोटेस्ट, जैसा कि बोले, लोगों का प्रोटेस्ट जारी था। ठीक है, तो गांधी जी को इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखा, गांधी जी को लगा कि चलो ये एक अच्छा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, उस समय गांधी जी का एंट्री हुआ ही था। ठीक है, जैसा कि हम लोग पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इसमें हम लोग बेसिकली जानेंगे कि गांधी जी का इसमें नेशनलिज्म में क्या रोल था, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, गांधी जी का जो आइडिया था सत्याग्रह का, वो क्या था, वो कोई भी मूवमेंट को स्टार्ट करते थे, ठीक है, तो उसमें आइडिया ऑफ सत्याग्रह को इंक्लूड करते थे। तो एक्चुअल में ये सत्याग्रह था क्या, सत्याग्रह मीन्स ट्रूथ फोर्स, मीन्स द पावर ऑफ ट्रूथ। मीन्स गांधी जी बिलीव्ड कि, गांधी जी को लगता था कि जो ट्रूथ का जो पावर होता है, हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जो मतलब गांधी जी का जो फिलोसफी था नॉन वायलेंस, मतलब सत्याग्रह का, वो क्या था, उसका था नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ। उनका था कि भाई नॉन वायलेंस हम लोग यूज करेंगे, ट्रूथ यूज करेंगे, फाइट मीन्स इनजस्टिस विदाउट वायलेंस। उनका मानना था कि ब्रिटिश लोग इनजस्टिस कर रहा है, वो लोग के खिलाफ फाइट करना है, बट विदाउट यूजिंग वायलेंस, मीन्स विदाउट वायलेंस वी हैव टू प्रोटेस्ट ब्रिटिश। तो ये गांधी जी का आइडियोलॉजी था। उसके बाद सत्याग्रह में ये भी आइडियोलॉजी है, यूज ऑफ नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड मोरल प्रेशर। मीन्स बिकॉज ऑफ मोरल प्रेशर गांधी जी वांटेड टू बेसिकली विन एवरी बैटल, एवरी इनजस्टिस विच वेयर डन बाय द ब्रिटिश। तो ये उनका आइडियोलॉजी था सत्याग्रह में। मेक द अपोनेंट रियलाइज द इनजस्टिस। ठीक है, गांधी जी का विश्वास था कि अगर कोई आपके साथ इनजस्टिस कर रहा है, गांधी जी का कहना था, यह मानना था कि अगर आपके साथ कोई इनजस्टिस कर रहा है, ठीक है, तो इनजस्टिस कर रहा है तो मेक द ओपोनेंट रियलाइज द इनजस्टिस, मतलब ओपोनेंट को रियलाइज करवाइए कि आप इनजस्टिस कर रहे हैं। तो ये गांधी जी का आइडियोलॉजी था। ठीक है, तो इनजस्टिस को रियलाइज करवाना, दिस वाज द आइडियोलॉजी ऑफ गांधी जी। हालांकि गांधी जी ने जो पहला जो सत्याग्रह स्टार्ट किया था, विच इज ऑल्सो नोन एज चंपारण मूवमेंट, दिस वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी 1917। ठीक है, तो गांधी जी 1917 में क्या किया था, चंपारण मूवमेंट स्टार्ट किए थे इंडिगो फार्मर के फेवर में, मतलब इंडिगो फार्मर को सपोर्ट करने के लिए गांधी जी के द्वारा ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, जिसमें उन लोगों क्या इनजस्टिस हो रहा था फार्मर लोगों के साथ, फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो अंडर अनफेयर कंडीशन। मतलब इंडिगो फार्मर्स लोगों को फोर्स किया जाता था कि आप लोग इंडिगो को ग्रो करिए ठीक है, अनफेयर कंडीशन में। इसके अलावा, ठीक है, वो लोग से हैवी टैक्सेस वगैरह भी लिया जाता था। इसके खिलाफ गांधी जी ने हेल्प किया और उन्होंने अपना सत्याग्रह स्टार्ट किया, जिसको चंपारण मूवमेंट
के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जिसमें उन्होंने ये सारा जो पॉलिसी था गांधी जी का सत्याग्रह का, वो सारा पॉलिसी उन्होंने इसमें इंक्लूड किया, लगाया। इसके अलावा फिर गांधी जी ने दूसरा सत्याग्रह स्टार्ट किया था, विच इज नोन एज खेड़ा मूवमेंट। मतलब गांधी जी दूसरा जो मूवमेंट स्टार्ट किए थे वो खेड़ा मूवमेंट था, वो भी 1970 में स्टार्ट किया गया था। खेड़ा एक प्लेस का नाम है, दिस प्लेस इज इन गुजरात, ये गुजरात का एक प्लेस है। तो गांधी जी के द्वारा खेड़ा मूवमेंट स्टार्ट किया गया। ये स्टार्ट किया गया था क्रॉप्स फेल्यूअर रेवेन्यू। मतलब ब्रिटिश लोग क्या था कि ब्रिटिश लोग मतलब इंडियन लोगों से या फार्मर लोगों से उसका जो क्रॉप्स था वो फेल हो गया था। फेल होने का मतलब है क्रॉप्स हुआ ही नहीं था। फिर भी ब्रिटिश लोग बोला कि भाई हम लोग तो टैक्स लेंगे, ठीक है, और फार्मर को फोर्स किया जा रहा था, ठीक है, जबकि फार्मर लोग का क्या डिमांड था, डिमांडेड टैक्स रिलीफ। वो लोग का डिमांड था कि भाई टैक्स में क्या होना चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए। तो बेसिकली ये पूरा मैटर था, ठीक है। तो गांधी जी सपोर्टेड मीन्स farmer and started this Kheda movement in which सत्याग्रह पावर ऑफ ट्रूथ was used by गांधी जी। तो इनका जो मूवमेंट था वो नॉन वायलेंस वाला था। उसके बाद ये मूवमेंट के बाद गांधी जी ने अगला मूवमेंट जो स्टार्ट किया, दैट वाज अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स मूवमेंट। तो ये कॉटन मिल वर्कर्स मूवमेंट था, ठीक है, ये गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। और ये भी क्या था, ये भी मूवमेंट जो था वो सत्याग्रह पर आधारित था, ठीक है, गांधी जी का जो पॉलिसी है उस पर आधारित था। इसमें क्या था भाई, इसमें जो अहमदाबाद का जो मिल वर्कर था, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो मिल वर्कर के जो वर्कर लोग थे वो लोग को ज्यादा काम करवाया जाता था, लेस पेमेंट दिया जाता था। तो उन लोग का जो कॉटन मिल वर्कर्स था, देयर डिमांड वाज बेटर वेजेस। उन लोग का डिमांड था कि भाई बेटर वेजेस दो, मतलब जो काम करवा रहे हो उसके इक्वल टू सैलरी दो। तो ये गांधी जी के सामने वर्कर लोग डिमांड रखा और गांधी जी स्टार्टेड सपोर्टिंग देम। एंड फाइनली दिस मूवमेंट वाज आल्सो बेस्ड ऑन गांधीज आइडियोलॉजी ऑफ सत्याग्रह। तो इस तरह से उनके द्वारा ये सब सारा मूवमेंट। और गांधी जी इसके अलावा जो भी मूवमेंट गांधी जी स्टार्ट किए थे या चलाते थे, जिसको आगे हम लोग जानेंगे, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 उसके बाद बनाया जाएगा। तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि गांधी जी जितने भी मूवमेंट वो चलाते थे, ठीक है, वो सारा मूवमेंट में क्या करते थे, सारा मूवमेंट में वो अपना जो आइडियोलॉजी था, ठीक है, सत्याग्रह वाला, उसको वो इंक्लूड करते थे।